हेलो एवरीवन, लाइफलाइन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज दिनांक 3 जून 2020 के करंट अफेयर्स की बात करें तो इसमें फर्स्ट पॉइंट हमने लिया है, प्रधानमंत्री मोदी ने लॉन्च की चैंपियंस नामक टेक्नोलॉजी फॉर्म। इसमें क्या है आइए देखते हैं। 1 जून 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चैंपियंस नामक प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया। चैंपियंस का फुल फॉर्म की अगर बात करें तो चैंपियंस का फुल फॉर्म आप देख लीजिए, कोई भी नाम जो होता है अगर शॉर्ट फॉर्म में रहता है तो उसका फुल फॉर्म हम जरूर देखते हैं। तो फुल फॉर्म में देखिए, क्रिएशन एंड हार्मोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेस फॉर इंक्रीजिंग द आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ। फुल फॉर्म में ध्यान देना हमेशा, किसका फुल फॉर्म है ये? चैंपियंस का। अब इसके अंतर्गत क्या है मुख्य बिंदु आइए देखते हैं। इस पोर्टल का उद्देश्य छोटी इकाइयों को प्रोत्साहित करना, उनकी शिकायतों को हल करना और उनकी मदद करना है। यह एमएसएमई क्षेत्र की सभी संस्थाओं के वन स्टॉप शॉप समाधान के रूप में कार्य करेगा, मतलब जो छोटे औद्योगिक इकाइयाँ हैं उनके लिए मदद करेगा। फिर पोर्टल का उद्देश्य क्या है इसके बारे में देखते हैं। इस पोर्टल का उद्देश्य निम्नलिखित है। क्या क्या है? शिकायत निवारण, कोई भी जो शिकायत आती है उसका निवारण करना। यह पोर्टल एमएसएमई की समस्याओं का समाधान करेगा। जो भी समस्याएं आती हैं इसमें मुख्य रूप से कच्चा माल, वित्त, श्रम, नियामक अनुमति आदि शामिल है। और क्या इसकी खास बातें हैं? यह पोर्टल एमएसएमई क्षेत्र में को नए अवसरों का लाभ उठाने में मदद करेगा। इसमें सहायक उपकरण, चिकित्सा उपकरण, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, मास्क आदि का निर्माण शामिल है। इसके साथ साथ यह पोर्टल राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय चैंपियन की पहचान करने में भी मदद करेगा जो मौजूदा स्थिति का सामना करने में सक्षम हैं। ये पोर्टल बहुत ही महत्वपूर्ण है कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय हर एक स्तर पर ये मदद करेगा और पहचान करेगा। चैंपियन के बारे में जानकारी लेते हैं। यह प्लेटफॉर्म एक नियंत्रण कक्ष प्रबंधन सूचना प्रणाली है। यह प्रणाली आईसीटी प्रौद्योगिकी उपकरणों के साथ सक्षम है। इसके साथ ही इस प्लेटफॉर्म में टेलीफोन, इंटरनेट, वीडियो सम्मेलन भी शामिल है। यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और डेटा एनालिटिक्स द्वारा सक्षम है। इन सब में क्या करेगा? हेल्पफुल होगा। फिर उसके आगे देखिए, नेक्स्ट पॉइंट हमने लिया है, पीपीई को कीटाणु रहित करने के लिए डीआरडीओ ने अल्ट्रा स्वच्छ बूथ विकसित किया। पीपीई किट याद कीजिए, जो डॉक्टर्स होते हैं या जो नर्सिंग स्टाफ होती हैं वो जो कोरोना पेशेंट होते हैं उनके इलाज के लिए यूज करते हैं पीपीई किट। तो इसको कीटाणु रहित बनाने के लिए डीआरडीओ हमारे यहाँ की संस्था है, तो उसने अल्ट्रा स्वच्छ बूथ विकसित किया है। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन है यहाँ से पूरा हो सकता है। पीपीई को कीटाणु रहित करने के लिए किसने अल्ट्रा स्वच्छ बूथ विकसित किया? तो डीआरडीओ ने। या डीआरडीओ ने क्या विकसित किया? कौन सा बूथ विकसित किया है? तो अल्ट्रा स्वच्छ बूथ विकसित किया है। अब इसमें देखते हैं, डीआरडीओ फुल फॉर्म देखिए, रक्षा अनुसंधान विकास संगठन ने अल्ट्रा स्वच्छ नामक एक कीटाणु शोधन इकाई विकसित की है। इस इकाई का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक आइटम, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, कपड़े आदि को कीटाणु रहित करने के लिए किया जाता है। कोई भी ऑपरेटर्स हो या कपड़े हो या कोई भी वस्तु हो, उसको कीटाणु रहित करने के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। अगर मुख्य बिंदु की बात करें इसमें तो क्या है, यह यूनिट आइटमों को कीटाणु रहित करने के लिए ओजोनेटेड स्पेस टेक्नोलॉजी नामक एक उन्नत ऑक्सीडेटिव प्रक्रिया का उपयोग करती है। और क्या है इसमें, इस डिवाइस में ओजोन सीलेंट टेक्नोलॉजी का भी उपयोग किया गया है। अल्ट्रा स्वच्छ यूनिट में एक उत्प्रेरक कन्वर्टर होता है जो इसे पर्यावरण के अनुकूल बनाता है ताकि पर्यावरण को कोई नुकसान ना हो, क्योंकि इसमें ओजोन का भी कुछ इफेक्ट है। फिर देखिए, इसमें कई सुरक्षा विशेषताएं हैं जैसे कि डोर इंटरलॉक, आपातकालीन शटडाउन, विलंब चक्र, दोहरे दरवाजे, रिसाव मॉनिटर। आप देखिए, आपातकालीन शटडाउन, जैसे कोई भी अगर दुर्घटना होती है तो वो तुरंत ऑटोमेटिकली शटडाउन हो जाएगा, बंद हो जाएगा। यह प्रणाली औद्योगिक, व्यक्तिगत, व्यवसायों और पर्यावरण की सुरक्षा अंतर्राष्ट्रीय मानकों का अनुपालन करती है। जो भी अंतर्राष्ट्रीय मानक हैं उनका भी पालन करती है। फिर देखिए, निसंक्रामक के रूप में ओजोन। अब ओजोन का कैसे यूज किया जा रहा है इसके बारे में डिटेल में दे रहे हैं।
ओजोन एक ऑक्सीकरण यौगिक है जो तेजी से कार्बनिक पदार्थों जैसे मैग्नीज, लोहा आदि का ऑक्सीकरण करता है। ओजोन बहुत ही क्रियाशील होता है। फिर देखिए, ओजोन अत्यधिक अस्थिर होता है। अस्थिर मतलब क्रियाशील, जिसकी स्टेबिलिटी कम होती है उसकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है। अगर केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बात करें तो ओजोन क्या है, अत्यधिक अस्थिर है, मतलब स्थायी नहीं है। अस्थायी नहीं है इसका मतलब क्रियाशील है, जस्ट अपोजिट होता है। 15 से 20 सेकंड के भीतर ऑक्सीजन बनाने के लिए ऑक्सीकरण करती है। देख लीजिए, 15 to 20 सेकंड के अंदर ही ओजोन जो है वो ऑक्सीजन कन्वर्ट हो सकती है। ओजोन की इस संपत्ति का उपयोग कीटाणु शोधन में किया जाता है। कीटाणुओं को नष्ट करने के लिए ये जो इसकी खासियत है उसका यूज किया जा रहा है। फिर देखिए, भारत सरकार ने शुरू की पीएम स्वनिधि योजना। 1 जून 2020 को भारत सरकार ने स्ट्रीट वेंडर्स के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू की। कितनी तारीख को शुरू किया है? 1 जून 2020 को। अगर पूछ लिया जाए भारत सरकार ने पीएम स्वनिधि योजना कितनी तारीख को शुरू किया, तो 1 जून 2020 को शुरू किया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस योजना के लिए क्रेडिट राशि मंजूर कर दी है। अगर मुख्यमंत्री की बात किया जाए तो पीएम स्वनिधि या पीएम स्ट्रीट वेंडर्स, देखिए SVA निधि, क्या बोल रहे हैं हम, पीएम स्वनिधि, पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि एक क्रेडिट सुविधा योजना है जो 50 लाख से अधिक शहरी और ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर्स की मदद करेगा। देख लीजिए, 50 लाख लोगों की लगभग ये मदद करने वाला है। इस योजना में स्ट्रीट वेंडर्स को अपनी आजीविका फिर से शुरू करने में मदद मिलेगी, जो सड़कों पर रहते हैं। इस योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर्स को 10,000 रुपए का ऋण प्रदान किया जाएगा। स्ट्रीट वेंडर्स 1 वर्ष के भीतर मासिक किस्तों के रूप में राशि लौटाएंगे। इस योजना की घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के पैकेज की घोषणा के दौरान की थी। जब पैकेज मिला था उसमें की घोषणा ये 10,000 रुपए दिए जाएंगे जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, और वो धीरे धीरे 1 साल में किस्त में इसे वापस करेंगे। आत्मनिर्भर भारत अभियान भारतीय अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की गई है। यह आवंटित राशि भारत की जीडीपी का 10%। याद कीजिए, काफी पहले जिस दिन ये लॉन्च हुआ था उसी दिन के हमने वीडियो लेक्चर में इसके बारे में बात किया था, जो कि हम डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे देंगे। जीडीपी का 10% कैसे तय किया गया इसके बारे में देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों ने तय किया कि जीडीपी का 10% अर्थव्यवस्थाओं को पुनर्जीवित करने के लिए खर्च किया जाएगा। यह संयुक्त राष्ट्र द्वारा तैयार ग्लोबल प्लान द्वारा तय किया गया था। संयुक्त राष्ट्र ने इस पर विचार किया और हमारे देश भारत ने भी इस पर सहमति जताई और वह भी उसको लागू किया और अपनी जीडीपी का 10% आर्थिक जगत को दिया ताकि आर्थिक मंदी से उबरा जा सके। नेक्स्ट पॉइंट इसमें हमने लिया है, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए नीति आयोग ने कन्वेंशन का आयोजन किया। तो आइए देखते हैं इसमें क्या है। भारत के थिंक टैंक नीति आयोग ने देश में, देखिए नीति आयोग को थिंक टैंक नाम से भी जाना जाता है, कृषि और प्राकृतिक कृषि सम्मेलन का आयोजन किया। इस सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों, नीति निर्माताओं ने भाग लिया। अब इसकी खास बातों की अगर बात किया जाए तो मुख्य बिंदु क्या है। नीति आयोग ने इस सम्मेलन में भारत की वर्तमान योजनाओं को प्रस्तुत किया। जो वर्तमान योजनाएं हैं क्या क्या है। नीति के अनुसार प्राकृतिक खेती जो मुख्य रूप से गाय के गोबर, बायोमास इत्यादि पर निर्भर है, देश में खेती की स्वदेशी प्रणाली है, ये देसी तकनीक है। भारत ने अगले 5 वर्षों में जैविक खेती के 20 लाख हेक्टेयर क्षेत्र तक पहुंचने का निर्णय किया है। इसमें से 12 लाख हेक्टेयर को भारत प्राकृतिक कृषि पद्धति कार्यक्रम के तहत लाया जाएगा। समझ लीजिए 20 लाख का लक्ष्य रखा गया है, 12 लाख को प्राकृतिक कृषि के तहत लाया जाएगा। अगर चर्चा के बिंदु, इसके मुख्य बिंदु कौन कौन से हैं जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं या जीके के क्वेश्चन बन सकते हैं, हमारे जीएस के और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं, उसके बारे में बात किया जाए तो देखिए, और इसमें किसके बिंदु पर प्रकाश डाला गया वो भी एक प्रकार से बन सकता है। परंपरागत कृषि योजना 2015 में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई थी। इस योजना के तहत पिछले 4 वर्षों में लगभग 8 लाख किसानों और 7 लाख हेक्टेयर भूमि को जैविक खेती के तहत लाया गया था। इतना इसमें किए थे। फिर उसके बाद देखिए, अकेले आंध्र प्रदेश ने इस योजना को लागू करके
2 लाख हेक्टेयर भूमि को जैविक खेती के तहत लाया गया। आंध्र प्रदेश ने काफ़ी काम किया है। फिर और एक और खास बात क्या रही इसमें, जिन अन्य राज्यों ने योजना बनाई उसमें से केरल, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक हैं। फिर आज के करंट अफेयर्स में हमने अगला पॉइंट लिया है, वन नेशन वन कार्ड योजना में 3 और राज्यों को शामिल किया गया। इसमें देखते हैं 1 जून 2020 को केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री विलास पासवान ने घोषणा की कि 3 और राज्यों सिक्किम, उड़ीसा और मिजोरम को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के एकीकृत प्रबंधन में शामिल किया जा रहा है। 3 राज्य कौन कौन से आ रहे हैं ध्यान दीजिए, सिक्किम, उड़ीसा, मिजोरम। अगर इसके मुख्य बिंदुओं की बात किया जाए तो पीडीएस की एकीकृत प्रबंधन के माध्यम से भारत सरकार ने वन नेशन राशन कार्ड योजना के माध्यम से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लाभों तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। अब तक यह योजना 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में क्रियाशील हो चुकी है। इनमें से देखिए कौन कौन से हैं, इनमें से बिहार, आंध्र प्रदेश, गोवा, दादरा नगर हवेली, दमन व दीव, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, केरल, फिर से हरियाणा, ये टाइपिंग मिस्टेक है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, पंजाब, त्रिपुरा, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश शामिल हैं। जो रिपीट हुए हैं वो टाइपिंग मिस्टेक है। फिर देखिए क्या कह रहे हैं, अगस्त तक 3 और राज्यों मणिपुर, उत्तराखंड, नागालैंड को इस क्लस्टर में जोड़ा जाएगा। 3 और राज्य आ रहे हैं अगस्त तक, मणिपुर, उत्तराखंड और नागालैंड। अब वन नेशन वन राशन कार्ड के बारे में जानकारी ले लेते हैं। इस योजना का उद्देश्य देश में कहीं भी नागरिकों को खाद्यान्न का कोटा प्रदान करना है। प्रवासी श्रमिकों को अपने घर लौटने के बाद यह योजना उनके लिए बहुत मददगार सिद्ध होगी। मतलब आप कहीं भी रहते हैं, आप आसानी से अपना राशन ले सकते हैं, अपने कोटे का राशन ले सकते हैं जो आपके हिस्से में आता है। अगला पॉइंट हमने लिया है, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र में 100 करोड़ रुपए की बिक्री हुई। इसमें देखते हैं क्या है, 1 जून 2020 को प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के पहले 2 महीनों में 100.40 करोड़ रुपए तक की बिक्री हासिल की। यह बिक्री वर्ष 2019-20 के इन दोनों महीनों की बिक्री की तुलना में अधिक है। अगर खास बातें हैं इसमें क्या मुख्य बिंदु, तो प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र में वित्तीय वर्ष 2020-21 के 2 महीनों में दवाओं की बिक्री के माध्यम से 800 करोड़ रुपए की बचत की है। ब्यूरो ऑफ फार्मा पीएसयू ऑफ इंडिया बीपीपीआई, देखिए फुल फॉर्म, ब्यूरो ऑफ फार्मा पीएसयू इंडिया की सफलता के लिए जिम्मेदार है, जो प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र के नेटवर्क के माध्यम से प्रधानमंत्री भारत जन औषधि योजना को लागू करता है। अब समझिए बीपीपीआई की भूमिका क्या है। वर्तमान में बीपीपीआई कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहा है। यह उन दवाओं की पर्याप्त भंडार बनाए हुए है जो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वाइन, एजिथ्रोमाइसिन, पैरासीटामॉल जैसी बड़ी मांग के अधीन है। इसमें हैंड सैनिटाइजर, फेस मास्क के पर्याप्त स्टॉक है। हैंड सैनिटाइजर जो हाथों में लगाते हैं आप, जैसे कीटाणु रहित करने के लिए, जैसे कि आप अपने साथ अगर सैनिटाइजर लिए रहे, कहीं अचानक कुछ खाना हुआ, वहाँ पानी उपलब्ध नहीं है, तो आप हाथ में सैनिटाइजर का यूज़ करके आसानी से कोई भी चीज़ खा सकते हैं, अपने हाथ को कीटाणु रहित बना सकते हैं। और वैसे हाथ को कीटाणु रहित करने के लिए सबसे बेहतर है कि अगर आप साबुन से 10 या 20 सेकंड तक अपने हाथ को धुलते हैं तो वो सबसे बेहतर कीटाणु रहित होगा। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो बृहस्पति के पास खोजा गया नया क्षुद्र ग्रह, बृहस्पति के पास खोजा गया है। इसमें क्या है, अंतरिक्ष यात्रियों ने हाल ही में एक दुर्लभ अंतरिक्ष पिंड की खोज की है। यह ऑब्जेक्ट क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु दोनों की तरह दिखता है। इस नए अंतरिक्ष पिंड को सक्रिय क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। नए क्षुद्र ग्रह की खोज हुई है। अगर मुख्य बिंदु की बात किया जाए तो इसकी खास बातें क्या हैं, इस क्षुद्र ग्रह को 2019 LD2 नाम दिया गया है। अगर पूछा जाए कि जो बृहस्पति पर क्षुद्र ग्रह की खोज हुई है उसका नाम क्या दिया गया है, 2019 LD2 नाम दिया गया है। इसमें एक क्षुद्र ग्रह की तरह एक कक्षा और धूमकेतु की तरह एक पूंछ है। क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु दोनों के जैसा है, मिलता जुलता है। 2019 LD2 बृहस्पति की कक्षा को साझा करता है और बृहस्पति
ट्रोजन नामक क्षुद्र ग्रह झुंड का एक हिस्सा है। और इसके बारे में जानकारी लेते हैं। यह ऐसा पहला अंतरिक्ष पिंड है जो एक धूमकेतु की तरह गैस का उत्सर्जन कर रहा है। ध्यान लीजिए, अंतरिक्ष में पहला ऐसा पिंड है। ये खास बातें हैं हमारे लिए, स्टार की बातें हैं कि ये ऐसा पहला अंतरिक्ष पिंड है जो धूमकेतु की तरह गैस का क्या करता है, उत्सर्जन करता है। फिर देखिए, इस क्षुद्र ग्रह की खोज एस्ट्रॉयड टेरेस्ट्रियल इम्पैक्ट लास्ट अलर्ट सिस्टम एटलास द्वारा की गई थी। अगर पूछा जाए किसने किया था तो एटलस ने किया था। एटलस का फुल फॉर्म यहाँ लिया हुआ है, एस्ट्रॉयड टेरेस्ट्रियल इम्पैक्ट लास्ट अलर्ट सिस्टम। अगर इसके निष्कर्ष के लिए क्या निष्कर्ष निकलता है तो इसमें देख लीजिए, हमने निष्कर्ष भी इसका लिया है कि इस खोज से स्पष्ट होता है कि बृहस्पति ट्रोजन के सतह के नीचे बड़ी मात्रा में बर्फ है। अब तक उनकी सतह के नीचे बर्फ की उपस्थिति के बारे में कोई सबूत नहीं था। समझ लीजिए खोज से कितनी बड़ी उपलब्धता मिली है कि वहां पर बर्फ है। बर्फ है मतलब वहां जल हो सकता है, और जल हो सकता है तो वहां जीवन की भी संभावना है। सक्रिय क्षुद्र ग्रह के बारे में जानकारी लेते हैं। सक्रिय क्षुद्र ग्रह एक प्रकार का खगोलीय पिंड है। मतलब किसे कहेंगे सक्रिय क्षुद्र ग्रह, तो ये समझिए एक प्रकार का खगोलीय पिंड है जो धूमकेतु की तरह दिखता है। कैसे दिखता है? धूमकेतु की तरह। पहले सक्रिय क्षुद्र ग्रह की खोज एर्नेस्ट पिज़ारो ने की थी। एर्नेस्ट पिज़ारो ने की थी। अब कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हमने लिए हैं, यहाँ ये वाला ध्यान दीजिएगा। पहले क्षुद्र ग्रह की खोज किसने की थी? एर्नेस्ट पिज़ारो ने की थी। अब कुछ छोटे छोटे पॉइंट लिए हैं राष्ट्रीय करंट अफेयर्स में, देख लीजिए। मौसम विभाग ने देश में दक्षिण पश्चिम मानसून जून सितंबर की शुरुआत की घोषणा की। वर्षा का LPA दीर्घकालिक 102% होगा, मतलब बेहतर वर्षा का अनुमान इस बार। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमने लिया है, DRDO ने व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण PPE और अन्य सामग्रियों की स्वच्छता के लिए अल्ट्रा स्वच्छ कीटाणु शोधन इकाई का विकास किया है। याद कीजिए, ऊपर हमने इसके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो नई दिल्ली में पाकिस्तान के उच्चाभियोग के 2 वीजा सहायकों को जासूसी के लिए दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया तथा उन्हें 24 घंटे के भीतर देश छोड़ने को कहा गया है। नई दिल्ली में स्थित पाकिस्तान का जो उच्चायोग है, जहां पर पाकिस्तान के कमिश्नर बैठते हैं, वहां पर जिसे आप दूतावास कह सकते हैं। दूतावास में जासूसी के लिए 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मतलब ये दूतावास में रह रहे थे, कहने को तो ये दूसरे अधिकारी थे, लेकिन एक्चुअल में ये ISI के एजेंट थे जो यहाँ पर रहकर जासूसी कर रहे थे। यहाँ की खुफिया जानकारी को, सुरक्षा जानकारियों को पाकिस्तान में स्थित ISI के साथ साझा कर रहे थे। उसी के एवज में इन्हें गिरफ्तार किया था दिल्ली पुलिस ने, और 24 घंटे के अंदर उन्हें देश छोड़ने के लिए आदेश दे दिया गया है कि वो 24 घंटे के अंदर देश को छोड़कर चले जाएं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और लद्दाख से 3 बार के कांग्रेस सांसद P नामग्याल का 83 साल की उम्र में निधन हो गया है। नेक्स्ट पॉइंट, संगीत निर्देशक जोड़ी साजिद वाजिद के गायक संगीतकार वाजिद खान का 42 साल की उम्र में निधन हो गया। ये दोनों संगीतकार जोड़ी थी, इसमें वाजिद खान जी जो हैं 42 साल की उम्र में निधन हो गया था। उनका निधन तो एक्चुअल में हार्ट अटैक से हुआ था, लेकिन उनमें कोरोना के लक्षण भी पाए गए थे। तो ये जानकारी की बात है, लेकिन वो कोरोना से डेथ नहीं हुई, उनकी डेथ हुई एक्चुअल में हार्ट अटैक से। और इनकी डेथ की वजह से साजिद वाजिद की जो जोड़ी है वो भी क्या हो गई? टूट गई है। नेक्स्ट पॉइंट, R श्रीलेखा केरल की पहली महिला DGP बनी है। केरल की पहली महिला DGP है R श्रीलेखा। MSMEs की नई परिभाषाओं के बारे में अगर बात करें तो 1 करोड़ रुपए के निवेश और 5 करोड़ रुपए के कारोबार वाले MSME को सूक्ष्म इकाइयों के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट है 10 करोड़ रुपए के निवेश और 50 करोड़ रुपए के टर्नओवर वाली इकाइयों को छोटी इकाइयों के रूप में मान्यता दी जाएगी। मतलब ऐसी इकाइयां, ऐसी कंपनियां, ऐसे लघु उद्योग जिनमें 10 करोड़ रुपए का निवेश हो और 50 करोड़ रुपए का टर्नओवर हो, उन्हें छोटी इकाई माना जाएगा, उन्हें बड़ी इकाई नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, 50 करोड़ रुपए के निवेश और 250 करोड़ रुपए का कारोबार वाली इकाइयों को मध्यम इकाई, मतलब जिसमें 50 करोड़ का निवेश हो और 250 करोड़ रुपए का टर्नओवर हो रहा हो तो उन्हें मध्यम इकाई माना जाएगा, और उससे बड़ी इकाइयों को बड़ी इकाई का दर्जा दिया जाएगा। निर्यात के लिए टर्नओवर कैप
से बाहर नहीं किया जाएगा। आर्थिक करंट अफेयर्स की बात करें तो आकलन 2020-21 के लिए आयकर रिटर्न में 1 करोड़ रुपए से अधिक की नगद जमा और 2 लाख रुपए से अधिक की विदेश यात्रा व्यय और 1 लाख रुपए से अधिक के बिजली खर्च की जानकारी के लिए फॉर्म जारी किए गए। मतलब अब इसको फॉर्म भरना पड़ेगा। सरकार ने प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर की आत्मनिर्भर निधि का अनावरण किया। स्वनिधि है, योजना है, इसके तहत स्ट्रीट वेंडर्स को 10,000 रुपए तक ऋण दिया जाएगा। ऊपर हमने इसके बारे में डिटेल में पढ़ा है। पीएम ने प्रौद्योगिकी मंच परीक्षण क्रिएशन एंड हार्मोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेस फॉर इंक्रीजिंग द आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ लॉन्च किया। ऊपर इसके बारे में हमने जिक्र से पढ़ा है। फिर देखिए क्या कह रहे हैं, CACP कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने 2020-21 फसल वर्ष के लिए 14 खरीफ फसलों के लिए MSP को मंजूरी दी है। फिर मूडीज ने क्या कहा है, मूडीज इन्वेस्टर सर्विसेज ने भारत की संप्रभु रेटिंग को Baa3 से Baa3 तक डाउनग्रेड कर दिया, नकारात्मक दृष्टिकोण बरकरार रखा। ये नकारात्मक दृष्टिकोण मुख्यतः आर्थिक मंदी को लेके हुए है। फिर देखिए, भारतीय ऊर्जा एक्सचेंज ने 1 जून से अपने प्लेटफॉर्म पर रियल टाइम इलेक्ट्रिसिटी मार्केट लॉन्च किया है। किसने? भारतीय ऊर्जा एक्सचेंज ने। अगर कहा जाए RTM फुल फॉर्म देखिए, रियल टाइम इलेक्ट्रिसिटी मार्केट किसने लॉन्च किया? भारतीय ऊर्जा एक्सचेंज ने। अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स की बात करें तो 1 जून को वैश्विक अभिभावक दिवस मनाया गया। कितनी तारीख को? 1 जून को। नेक्स्ट पॉइंट, अमेरिका 25 मई को पुलिस हिरासत में अफ्रीकी अमेरिकी व्यक्ति जॉर्ज फ्लॉयड जो 46 ईयर्स के थे की मौत के खिलाफ हिंसक विरोध प्रदर्शन के चलते 40 शहरों में कर्फ्यू लगा दिया। इसके बारे में हमने अपने लास्ट लेक्चर में बात किया था कि जॉर्ज फ्लॉयड कौन थे, उनके बारे में हमने डिटेल से बताया था। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन की बटन दबाएं। धन्यवाद।